अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। कोरिया के एक छोटे से कस्बे किकचू में मौसम सरमा की तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। कस्बे के चौक पर एक नज़र डालकर अंदाज़ा हो जाता था कि वो बमबारी से पूरे कस्बे की निस्बत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस चौक में कई दर्जन ट्रक और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी थीं। चौक के साथ ही एक झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर तोपखाना डिवीज़न मोटर पोल लिखा हुआ था। नीचे एक छोटी सी तख्ती पर सार्जेंट विलियम डिस्पैचर लिखा हुआ था। दोनों तख्तियों की तहरीर पढ़ी तो जा रही थी, लेकिन मौसम की सख्तियों ने हरूफ को धुंधला दिया था। झोपड़ी के अंदर काफ़ी कॉफ़ी की महक फैली हुई थी। हवा का एक और तेज़ झक्कर चला। गाड़ियों की हुड पर बंदी तारपोलिन ने हवा के जारहाना रवैये पर सदाए एहतजाज बुलंद की। झाड़ियों के करीब ही तबाहशुदा जीपों, ट्रकों और असलहा ले जाने वाली गाड़ियों के ढांचे खड़े थे। कुछ गाड़ियां तो जंग में तबाह हुई थीं और कुछ पहाड़ी रास्तों की चीरादस्तियों का शिकार हुई थीं। सार्जेंट विलियम्स इससे पहले भी कई जंगें देख चुका था। इसे शिकायत थी कि उसे यहाँ मोटर पोल में क्लर्क बनाकर ज़ाया किया जा रहा है, जबकि थड़ोले और नाअहल लोग महाजे जंग पर गोलाबारी और बमबारी के मज़े लूट रहे थे, ऐश कर रहे हैं, और उसके नसीब में बोरियत के सिवा कुछ भी नहीं। इस वजह से वो अक्सर झिंझिलाता रहता था और शरारत का कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। बाहर गाड़ियों की तरफ से खड़पड़ की आवाज़ आ रही थी। सार्जेंट विलियम्स ने अपनी कुर्सी खिसकाई। झोंपड़ी से निकलकर उसने अपने कोट के कॉलर ऊपर किए, क्योंकि हवा बेहद सर्द थी। फिर वो इस तरफ बढ़ा जहाँ से खटर पटर की आवाज़ आई थी। तुम अभी तक यहीं लटके हुए फ्रैंकी? सार्जेंट ने टायरों, पुर्जों के ढेर और टूटे फूटे ढांचों के दरमियान पेशकदमी करते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दुश्मन को हथियार डालने की तलकीन कर रहा हो। तुम्हें किसने बताया नहीं कि आज इतवार है? यहाँ ना तो कोई चर्च है कि मैं जाकर इबादत कर आऊँ, और ना ही करने को कोई और काम है। पुर्जों के ढेर के उकुब से या किसी गाड़ी के ढांचे के नीचे से एक नरम और खुशगवार आवाज़ आई। वैसे भी मुझे गाड़ियों और इनके पुर्जों की कुर्बत ज़्यादा अच्छी लगती है। खुदा की पनाह, ज़रा सोचो तो, सार्जेंट विलियम्स बड़बड़ाया। किसी शख्स की मशीनरी और पुर्जों में ज़रा सी दिलचस्पी साबित हो जाए तो इसे मोटरपोल भेजकर फरामोश कर दिया जाता है। ये बेहद गैर फौजी तर्ज अमल है। इस पर तो पर्सनल ऑफिसर की खिंचाई होनी चाहिए, विलियम्स ने कहा। एक खटारे के नीचे से एक फौजी जवान बरामद हुआ। उसका चेहरा ग्रीस से लुथड़ा हुआ था। सर पर सुर्ख बालों का टोकरा सा रखा हुआ था, जो उसके चेहरे के मुकाबले में हैरतअंगेज तौर पर साफ दिखाई दे रहा था। चेहरे की परसख्ती और नरमी का अजीब सा इम्तिजाज था। मैंने अपने तवील फौजी कैरियर में ग्रीस में लुथड़े हुए बेशुमार बंदर देखे हैं, सार्जेंट विलियम्स ने कहा, लेकिन तुम अदीमुल मिसाल हो। देखो बेटे, यहाँ कोई जंग नहीं हो रही। यहाँ तो आजिहानी गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले किए जाते हैं। गाड़ियों की मुरम्मत की जाती है। सिविल लाइफ की तरह यहाँ मुकर्ररा औकात में 8 घंटे काम होता है, समझे? इसलिए मेरा मशवरा है कि इसे सिविल लाइफ ही की तरह एंजॉय करो। इस कस्बे में जापानियों के 2 कहबा खाने हैं, जहाँ अवाफरोश औरतों के अलावा मकामी विस्की भी मिलती है, जो जहर से ज़्यादा तेज़ है। दोनों सौगातों की कोई कमी नहीं। मेरी मानो, गाड़ियों के इस कब्रिस्तान में वक्त गिनवाने की बजाय मकामी तौर पर तरीके सीखो। हुस्न की नई नई दुनियाएं दरियाफ्त करो। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अजीब हवन्नक आदमी हो कि पुर्जों के इस ढेर से निकलते ही नहीं हो। आखिर इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? विलियम्स ने कहा। मैं इन गाड़ियों के दरमियान खुद को बेहद मुतमईन महसूस करता हूँ, फ्रैंकी ने बेनियाजी से कहा। इस पर सार्जेंट के लेक्चर का ज़रा भी असर नहीं हुआ था। उनके साथ रहकर मैं अक्लमंद हो जाता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ एक तबाहशुदा सेडान का ढांचा है। गाड़ी का मॉडल V8 है। बॉडी तो तबाह हो चुकी है, मगर इंजन A1 कंडीशन में है। यहाँ मौजूद किसी गाड़ी का इंजन इतना अच्छा नहीं होगा, फ्रैंकी ने कहा। यह मलबा महीनों से यहाँ पर पड़ा है, सार्जेंट ने नफरत से कहा। ये दुश्मन की छोड़ी हुई बाकियात मालूम होता है, और अब अचानक तुमने इसे सोने की कान कर दे बैठोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगा? तुम तो संकी हो, अब दर्जा अव्वल के। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब काट कबाड़ उठाकर किसी खाई में क्यों नहीं फेंक दिया जाता, सार्जेंट विलियम्स ने कहा। सार्जेंट फ्रैंकी को साथ लेकर अपने दफ्तर में यानी झोपड़ी की तरफ चल दिया। अंदर पहुंचकर उसने फ्रैंकी के लिए एक प्याली में कॉफ़ी उंडेली। अगर मैं इस सीडान V8 के इंजन को खींचकर बाहर निकाल लूँ और इधर उधर से चीज़ें लेकर इसकी बॉडी बना दूँ, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसकी रफ्तार पर एयरफोर्स के पायलट भी रश करने लगेंगे, फ्रैंकी ने आंखों के करीब से ग्रीस पहुंचते हुए कहा। विलियम्स ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाते हुए
पानी के गैलन की तरफ इशारा किया। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया फ्रैंकी। मैं तब से ही तुम पर नज़र रखे हुए हूँ। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि अगर तुमने खुद को इस कसीफ माहौल में इसी तरह गर्क किए रखा तो बंदरों की तरह बस तमाशा दिखाने के काम रह जाओगे। कुछ देर के लिए खुली फिजा में भी सांस ले लिया करो ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हालत में रहे, इन गाड़ियों की तरह ना हो जाए। मैं तो यहाँ तुम्हें 24 घंटे इस मनहूस ड्यूटी पर देखता हूँ। तुम अपना तबादला क्यों नहीं करा लेते? डरते किस चीज़ से हो? डांट डपट से या कोई और वजह है? सार्जेंट विलियम्स बोला। मैं तुम्हें एक अहम बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रैंकी ने इस लेक्चर को नज़रअंदाज करते हुए कहा। इसने चेहरे से ग्रीस पहुँचने की कोशिश में अपनी गर्दन तक लुथेड़ ली थी। जब तक मैं आर्मी में हूँ किसी और जगह काम करने के मुकाबले में यहीं रहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। ये जगह मुझको अपने घर जैसी लगती है। यहाँ से दूर हो जाऊँगा तो घर की याद ज़्यादा सताने लगेगी, फ्रैंकी ने कहा। लड़के, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, सार्जेंट बोला। फिर वो बड़बड़ाया, भला बताओ, मोटर पोल्स इसे घर की तरह लगता है, घर की यादों से दूर रखता है। फिर इसने सर पर हाथ मारते हुए कहा, इस कबाड़ खाने से तुम्हें हासिल क्या होगा? तुम्हारी परवरिश किसी सर्विस स्टेशन में तो नहीं हुई? सार्जेंट विलियम्स ने कहा। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। फ्रैंकी ने अपने कोट की जेब से कुछ तस्वीरें निकाली और सार्जेंट की तरफ बढ़ा दी। फिर वो बड़े सुकून से कॉफ़ी के घूंट पीने लगा। सार्जेंट ने तस्वीरें लेते हुए फ्रैंकी को इसके मखसूस मुस्कुराहट से नवाजा, जो तस्वीरों के सिलसिले में फ़ौजियों के होठों पर हमेशा आती हैं, क्योंकि इनके साथ ही अपनी महबूबाओं, मंगेतरों या बीवियों की तस्वीरें और खतूत दिखाते हैं। लेकिन तस्वीरें देखकर पहले तो सार्जेंट विलियम्स का मुंह खुला और फिर चेहरे पर बदमज़गी का तासुर उभरा। वो एक ही कार की मुतादिद तस्वीरें थीं, मुख्तलिफ जावियों से ली गई तस्वीरें। ये क्या बकवास है? वो गुर्राया। तुम्हें कोई आदमी की बच्ची नहीं जड़ी? गज़ब खुदा का, एक खटारा गाड़ी की इतनी तस्वीरें, कोई सामने से, कोई पीछे से, कोई एक साइड से, कोई दूसरी साइड से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। अगर फ्रैंकी ने मुदाखलत ना की होती तो शायद वो तमाम जावियों को तफसील से बयान करता। फ्रैंकी ने ज़ोरदार एहतजाज करते हुए कहा, यह खटारा नहीं है, ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो इसके लिए। ये 29 का मॉडल ए है, A1 कंडीशन है इसकी, और तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि मैंने इस पर कितनी मेहनत की है। ये गाड़ी मेरे कमाल का मुंह बोलता सबूत है। मैंने इस पर 7 बार रंग किया और हर कोट अपने हाथ से किया, सीटें तब्दील की, पुर्जे ठीक किए और गाड़ी का हवाई जहाज़ बना डाला। गाड़ी का तस्करा करते वक्त फ्रैंकी की आंखों में वो चमक पैदा हुई जो होनहार बच्चों के वालिदैन की आंखों में बच्चों का तस्करा करते वक्त नमूदार होती हैं। इस पर मेरे $1800 लगे। सोचो, $1800। फ्रैंकी ने 1800 पर बतौर ख़ास जोर दिया और उसका लहजा फ़खरिया हो गया। ये रकम मैंने छुट्टी के दिनों में और शाम के वक्त ओवर टाइम करके जमा की थी। इस गाड़ी में मर्सिडीज़ का इंजन है। कार इतनी शानदार है कि अगर इसे रेस में, खुदाया, अब मैं समझा, तुम्हारा ताल्लुक नौजवान की पागल नस्ल से मालूम होता है। ये कार लेकर तुम सड़कों पर शहर के मौजूदीन को ज़ख्मी करने बल्कि हलाक करने की गर्ज से निकलते होगे, सार्जेंट विलियम्स ने उसे टोक कर कहा। इस वक्त तुमने बिल्कुल एयरफोर्स के इस अफसर के अंदाज में बात की है जिसने हमें म्योरो से बेदखल किया था, सार्जेंट फ्रैंकी बोला। म्योरो? कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ी खुश झील है। हम वहाँ कार दौड़ाने की प्रैक्टिस करते थे। वहाँ मिट्टी इतनी नरम भी नहीं थी कि टायर धंस जाते और इसमें इतनी नमी भी नहीं थी कि टायर गर्म नहीं होते थे, ठंडे रहते थे। वहाँ मैंने एक मरतबा अपनी गाड़ी 148 मील 5 फरलांग फी घंटा की रफ्तार से दौड़ाई थी। फिर एयरफोर्स वाले आदम के, उन्हें वहाँ एक हवाई अड्डा तामीर करना था, उन्होंने हमें वहाँ से निकाल बाहर किया, फ्रैंकी ने कहा। बहुत मुनासिब किया, विलियम्स बोला। फ्रैंकी ने एक झटके से तस्वीरें सार्जेंट से वापस ले लीं। अगर वो हमें बताते कि इन्हें हमारी तरफ से सिक्योरिटी की नुक्ता नज़र से ख़तरा लाहक है तो हम इन पर साबित कर देते कि हम गैर मुल्की जासूस हरगिज़ नहीं हैं। झील बेहद वसी थी और हम लोगों को ड्राइविंग की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक पट्टी दरकार थी, फ्रैंकी ने बताया। गोया तुम्हारी मौक़िफ़ दिफा से दोहरी दुश्मनी हो गई। पहले तो कंजूस ने तुमसे खेल का मैदान छीना, फिर सितम बालाए सितम ये कि तुम्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया, सार्जेंट ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा। कॉफ़ी का बहुत बहुत शुक्रिया सार्जेंट, फ्रैंकी ने नाराज़ी से कप मेज़ पर रखते हुए कहा। कप में कॉफ़ी अब भी बदस्तूर मौजूद थी, लेकिन इसने प्याली खाली करने की जहमत ना की। अब मैं चलता हूँ, उसने अक्खड़पन से कहा। लड़के, इन तस्वीरों ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है, सार्जेंट ने सुनी अनसुनी करके कहा। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, किसी भी ए मॉडल में ये चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे तो तुम्हारी कार का कोई मलगूबा मालूम होती है, सार्जेंट विलियम्स बोला।
अगर तुम अपनी गुफ्तगू में कहीं पर कोमा दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज रही है, फ्रैंकी ने बड़े तहम्मुल से कहा। हेलो, मोटरपोल, विलियम्स स्पीकिंग, विलियम्स ने फ़ोन उठाकर कहा। फ्रैंकी बाहर आया और गाड़ियों के कब्रिस्तान में खो गया। अब वो V8 का कार्बोरेटर निकालने में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद सार्जेंट दोबारा नाजिल हुआ। हर जनरल जंगी इलाके में घूमने को एक बहुत बड़ी तफरीह समझता है, उसने कहा। फ्रैंकी अपने काम में लगा हुआ था। उस महमल जुमले पर तबसरा करना उसके नज़दीक नहायत गैर ज़रूरी था। वो कम रुतबा लोगों को मुसीबत में फंसाने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों की आफियत इसी में होती है कि जनरल लोग अपनी अपनी सीटों पर ही बैठे रहें। ये बात तुम कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता। अपने रैंक की वजह से जनरलों से तुम्हारा वास्ता यकीनन पड़ा होगा, फ्रैंकी ने कहा। वो एक हाथ से गाड़ी की छत बजाने की कोशिश कर रहा था, जबकि छत पर जमी हुई बर्फ की वजह से ये नामुमकिन था। सारे जनरल किसी न किसी को जख्मी करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बाज़ औकात मौका मिलने पर किसी को मरवा भी देते हैं और फिर इसके लिए तमगे की सिफारिश करते हैं, सार्जेंट विलियम्स ने कहा। मसलन आज सुबह फ़ोन भी इसी वजह से आया था। अभी तो खैर, हमारा कमांडर बटालियन CP के करीब अपनी जीप में बैठा था। किसी शैतानी दिमाग के मालिक कोरियन ने उसकी तरफ एक पटाखा उछाल दिया। शेल के एक टुकड़े ने जनरल के ड्राइवर को जीप से निकाल फेंका, विलियम्स ने बताया। फ्रैंकी के हाथ रुक गए। उसने नज़रें उठाकर सार्जेंट को देखा। अफसोसनाक खबर है, इस कोरियन का क्या बना? हमारे फौजी पहले तो इसी की खबर लेंगे। वो पहाड़ के इस तरफ रहता है। तुम्हें तो मालूम ही है कि मकामी लोग 2 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जिसने बम फेंका वो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है, विलियम्स ने बताया। ओके ओके, फ्रैंकी ने बेजारी से कहा और दोबारा कार के नीचे गुरूब हो गया। जनरल का ड्राइवर बच तो गया है, लेकिन अस्पताल पहुंच गया। अब उसका मुतबादिल मुझसे मांगा गया है। अभी जो फ़ोन आया था वो जनरल के एडी कैप्टन जेरिको का था। उसका कहना है कि ड्राइवर सफाई पसंद, मुस्तैद, संजीदा, बुर्दबार, मोहतात और किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हो। फ्रैंकी, समझ रहे हो ना कि मैं आगे क्या कहूँगा, विलियम्स ने कहा। सार्जेंट, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, फ्रैंकी बड़बड़ाया। पूरे मोटरपोल डिपार्टमेंट में ये तमाम सिफात सिर्फ एक शख्स में पाई जाती हैं और वो शख्स तुम हो, फ्रैंकी। वैसे भी उन्हें मुतबादिल फौरी तौर पर चाहिए और तुम इतवार के दिन भी यहाँ पर घुसे हुए हो, तो इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। तुमने खुद ही अपनी शामत को दावत दी है। अगर तुम छुट्टी का ये दिन यहाँ दूर रहकर गुजारते तो मुझे तुम्हारा ख्याल तक भी ना आता। अब जल्दी से निकलो और नहा धोकर कपड़े बदलो। कैप्टन जेलिको 1 घंटे बाद तुम्हारे मुलाहिजे के लिए यहाँ पर आएगा। और एक बात याद रखना, अगर तुमने वहाँ ढंग से काम किया तो बड़े फ़ायदे में रहोगे। हो सकता है मीता सार्जेंट बना दिए जाओ, विलियम्स ने कहा। खुदा मुझ पर रहम करे, फ्रैंकी के मुंह से निकला। फ्रैंकी नहा धोकर साफ सुथरा होकर डिस्पैचर रूम से निकला तो उसके चेहरे पर नागवारी सी थी। सार्जेंट विलियम्स ने उसे देखा तो बाछें फैला दी। फ्रैंकी, वहाँ किसी को ये तस्वीरें ना दिखाना, वरना लोग तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या राय कायम करेंगे, विलियम्स ने कहा। मैं अपनी कार के बारे में किसी से बात नहीं करता। एक तुमसे बात की है तो पछता रहा हूँ और न जाने कब तक पछताता रहूँगा, फ्रैंकी बोला। मुझे लगता है कि यहाँ बैठकर रोटर्स, टाई रॉड्स और खटारा गाड़ियों के पुर्जे गिनते गिनते मेरा भी दिमाग चल गया है, सार्जेंट ने आ भर के कहा। वरना जनरल की गाड़ी चलाने के लिए किसी संकी पायलट का इंतखाब कोई मजाक तो नहीं। काश इस जुर्म की सज़ा में कोर्ट मार्शल ना हो, बल्कि मेरा तबादला कर दिया जाए, विलियम्स ने कहा। लेकिन मुझे जीप चलाने का कोई शौक नहीं, फ्रैंकी ने बहुत बेजारी से कहा। घटिया सवारी है। अरे नहीं फ्रैंकी, जीप अच्छी भी होती है। हमवारी से नहीं चलती तो क्या, कीचड़ में भी इससे गुजर जाती है और पहाड़ों पर यूं चढ़ती है जैसे बकरी, विलियम्स ने बताया। बात है बस गियर्स की, फ्रैंकी ने नफरत से कहा। अगर वॉशिंग मशीन में माकूल तादाद में गियर नस्ब कर दिए जाएं तो वो पूरी माल गाड़ी को खींच सकती है, फ्रैंकी बोला। लो, वो जेरिको आ रहा है। उसके सामने जनरल की जीप के मुतालिक ऐसे दिल आज़ार तबसरे ना करना। ये मुसाहिब लोग अपने साहब के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज़ को बेहद मुकद्दस समझते हैं, विलियम्स ने कहा। कैप्टन जेलिको के अंदर आते ही वो दोनों उठे और टेंशन खड़े हो गए। एटीज़ बॉयज़, एटीज़, कैप्टन ने मुरब्बियाना लहजे में कहा। वो पढ़ा लिखा खुशवज़ा आदमी था। उसने बड़ी मेहनत से अपना मकाम बनाया था, लेकिन इससे विलियम्स को खुदा वास्ते का बेर था। इसे फ्रैंकी से हमदर्दी महसूस होने लगी। फ्रैंकी, ये समझ लो कि तुम्हारे मज़े आ गए, कैप्टन ने कहा। ये बहुत बड़ा एजाज़ है तुम्हारे लिए कि तुम एक जनरल के पर्सनल स्टाफ में शामिल हो रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात जहन में रखोगे और अच्छी तरह काम करोगे। यस सर, फ्रैंकी बोला। और जब तुम जनरल को और मुझे जीप में बिठाकर ड्राइव करो तो ये बात याद रखना कि तुम पर कितनी भारी जिम्मेदारी है।
जनरल और मैं बहुत कीमती हैं। जनरल हर रोज़ कोई ना कोई तारीखी अहमियत का काम करता है जो आने वाली नस्लों के लिए तारीख के नसाब में शामिल होगा एक दिन। लिहाजा जिस वक्त तुम स्टीयरिंग पर बैठे होगे, इस वक्त तारीख की बागें भी तुम्हारे हाथों में होंगी। सार्जेंट ने बताया है कि तुम इस काम के लिए मौजूद तरीन आदमी हो। ये ना भूलना कि मैं पिछली सीट पर बैठा तुम पर नज़र रखे हुए होऊंगा, और इस काम के लिए उम्मीदवारों की कमी भी नहीं, जो बेचारे रगों में खून जमा देने वाली सर्दी में अगले मोर्चों पर लड़ रहे हैं। वो इस एजाज़ के लिए, वो एजाज़ से ज़्यादा इतनी आसानी और पुरअसर जॉब के लिए अपना एक हाथ कटवाना भी गवारा कर लेंगे। जेलिको ने बताया। यस सर, फ्रैंकी बोला। तो ड्राइवर, कैप्टन ने लहजा बदल कर कहा, 3 दिन तक हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं और जनरल 8वें रेजिमेंट की स्टाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और जंग का नक्शा बदल सकती है। तुम्हें बुध की सुबह 7:30 बजे ड्यूटी पर पहुंचना होगा। इस दौरान मैं चाहता हूं कि तुम जीप को फर्स्ट क्लास कंडीशन में लेकर आओ। सार्जेंट ने तुम्हें बताया होगा कि आज सुबह वाले वाक़े के बारे में। इसमें जीप को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। हम भी बस बच ही गए। मैं जनरल से हमेशा कहता रहता हूं कि वो खुद को ख़तरे में ना डाले और अपनी हिफाजत का ख्याल रखे, लेकिन जनरल हर दस्ते का खुद मुआयना करने पर मुस्तैद रहता है। वो एक अजीम इंसान है। जनरल होते हुए भी वो अपने फ़राइज़ के सिलसिले में जान की परवाह भी नहीं करता। जेलिको ने कहा। यस सर, फ्रैंकी बोला। कैप्टन जेलिको के जाने के बाद सार्जेंट बोला, तारीख का हिस्सा बनने में ये फ़ायदा है कि जनरल की कुर्बत में हर तरह की शराब मैसर रहेगी। अच्छे से अच्छा खाना खाने को मिलेगा। सुनो फ्रैंकी, मुझे मत भूलना, मेरा ख्याल रखना। हफ्ते में मुझे 1 बोतल पहुंचाना ना भूलना, वरना मैं कैप्टन जेलिको को तुम्हारे मेयरों वाले भयानक माजी के मुतालिक सब कुछ बता दूंगा। फिर तुम्हें भी हिमाकत की छड़ी मिल जाएगी। हिमाकत की छड़ी? हाँ, तोप खाने वाली राइफल को हिमाकत की छड़ी ही कहते हैं। जाओ, तुम अब काम शुरू करो। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला झिझक बता देना, विलियम्स ने कहा। बुध की सुबह 7:29 पर डिवीजन हेडक्वार्टर में मिलिट्री पुलिस के 2 पहरेदारों ने घूमती हुई सुर्ख लाइट और सायरन वाली इस जीप को आते हुए देखा और पहचान लिया। वो जनरल की जीप थी। आगे और पीछे की नंबर प्लेटों पर स्टार लगे हुए थे। पहरेदारों ने दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाते हुए फ्रैंकी को इशारा किया कि वो जा सकता है। इस चौक पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर तहरीर था, स्टाफ को चाहिए कि गाड़ी यहाँ पर रोक दे और हर शख्स उतर जाए। लेकिन जनरल की जीप इस ज़ाब्ते से मुस्तस्ना थी। फ्रैंकी जीप को ऑफिसर्स पार्किंग लॉट में लेकर गया। जनरल की जीप के लिए एक जगह मखसूस थी। इसने जीप वहाँ पार्क कर दी। जनरल के टेंट पर 9 फीट ऊंचे बांस पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था। जीप रोकती फ्रैंकी उछल कर उतरा। इस वक्त कैप्टन जेलिको खेमे से निकला और इसने तेज निगाहों से कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग ड्राइवर। गुड मॉर्निंग सर, फ्रैंकी ने कहा। कैप्टन ने फ्रैंकी को सरतापा देखा, उसकी चमकती हुई कार्बाइन को देखा जिससे अब तक किसी दुश्मन पर एक फायर भी नहीं किया गया था। सार्जेंट विलियम्स इसे कुंवारी राइफल कहा करता था। फिर कैप्टन ने जीप के गिर्द चक्कर लगाते हुए जीप का मुआयना किया। इसने स्पेयर टायर पर उंगली फेरी। गर्द। उसने फिजा में वही उंगली बुलंद करते हुए कहा, मोटरपोल से यहाँ तक आने में गर्द तो उड़नी ही थी, लेकिन तुम्हें यहाँ इतना पहले पहुँच जाना चाहिए था कि आकर गाड़ी की सफाई कर सकते। जेलिको ने कहा। जी सर, आइंदा ख्याल रखूँगा, फ्रैंकी ने कहा। जेलिको ने अच्छी तरह दबा दबा कर चारों व्हील चेक किए। गैस पाइप को बजाकर देखा। स्टीयरिंग व्हील चेक किया। फिर वो जीप के अगले हिस्से की तरफ आया। अचानक उसकी आंखें जैसे अपने हलकों से बाहर को उबल पड़ी। ये बम्पर का क्या किया है तुमने? उसने चीख कर कहा। बात यह है जनाब, मेरे पास वक्त की कमी तो थी नहीं। मैंने देखा कि बम्पर एक जानिब से टेढ़ा हो गया है। कबाड़ खाने में 3 इंच का पाइप मौजूद था। मैंने सोचा इसका बम्पर ज़्यादा मजबूत रहेगा। मैंने इस पर जीप के रंग का पेंट भी कर दिया है, फ्रैंकी ने कहा। तो तुमने बगैर इजाज़त के जनरल की सरकारी जीप में गड़बड़ की और समझो कि ये पहले से बेहतर हो गई है? मैंने तुम्हें गाड़ी की मुरम्मत और परफेक्शन के लिए ज़रूर हिदायत दी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि तुम इसे अपने ज़ौक़ के मुताबिक बदल डालो, जेलिको ने कहा। मैं अभी जाकर जीप में पुराना बम्पर लगा कर ले आता हूँ, फ्रैंकी ने कहा। 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। नहीं, अब वक्त नहीं है, हमें जाना है। तो मुझे जनरल के मेस में लेकर चलो, वो वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं, जेलिको ने कहा। पिछली नशिस्त पर टिकती जेलिको बरहमी से उछला। फ्रैंकी ने उकुबनुमा आईने में इसकी आंखों को एक बार फिर उबलते हुए देखा। ए ड्राइवर, ये तुमने सीट के साथ क्या हरकत की है? उसने खफगी से पूछा। जनाब, हमारे कबाड़ी बाजार में कुछ पुराने स्पंज रबड़ पड़े थे,
मैं सोचा जीप बहुत रफ है, पिछली सीट पर बैठने वाले के तो अंजर पंजर ढीले हो जाते होंगे, चुनाचा मैंने ये काम अच्छा किया है तुमने, जेलिको ने खूब फैलते हुए कहा और खुश हो गया। इसके सिलसिले में मैं तुम्हारी बम्पर वाली गलती को माफ़ कर सकता हूँ। और हाँ, तुमने जनरल की सीट के साथ भी ये शुभदा दिखाया है कि नहीं, जेलिको ने पूछा। आप बेफिक्र रहें सर, इनकी सीट पर आपकी सीट से दुगना स्पंज लगाया है, फ्रैंकी ने कहा। मोटरपोल में सार्जेंट विलियम्स ताज़ा कॉफ़ी बनाते हुए अपने सार्जेंट दोस्त वेंड को अपने ताज़ा तरीन कारनामे की तफसील मज़े लेकर सुना रहा था कि किस तरह उसने एक संकी को जनरल का ड्राइवर बनाकर भेज दिया। सार्जेंट वेंड काट कबाड़ के गोदाम का इंचार्ज था। ज़बरदस्त काम किया है तुमने, सार्जेंट वेंड ने उसे दाद दी। अब तुम्हारे पास अपने पोतों पोतियों को सुनाने के लिए कोई कारनामा तो है ना। ये अलग बात है कि पोता पोती की पैदाइश तक तुम जी नहीं सकोगे। जैसे ही इस बुज़दिल जेलिको पर फ्रैंकी की हकीकत खुलेगी, वो फ्रैंकी के साथ तुम्हें भी रगड़ डालेगा, वो तुम्हें सार्जेंट भी नहीं रहने देगा, वेंड ने कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये ख्याल मुझे अचानक ही सूझा। सोचो तो, फ्रैंकी के जनरल की जीप चलाने का तसव्वुर ही कैसा पुरमज़ा होगा। वैसे फ्रैंकी दुनिया के किसी भी माहिर ड्राइवर से किसी तरह कम नहीं, बल्कि वो तुमसे ज़्यादा मोहतात साबित होगा ड्राइविंग के मामले में। इस लड़के ने मुझे खुद बताया था कि कार के संकी दो तरह के होते हैं, संकी दर्जा अव्वल और संकी दर्जा दूम। संकी दर्जा दूम वो होते हैं जो कार चलाते वक्त पागलपन की हद तक तेज़ रफ्तारी के शौकीन होते हैं। इनसे पुलिस वाले भी आजिज़ रहते हैं। उन्हें ना अपनी जान की परवाह होती है और ना ही दूसरे की जान की। संकी दर्जा अव्वल वो होते हैं जिन्हें मशीनरी से दिलचस्पी होती है। वो गाड़ी की बॉडी और पुर्जों के सिलसिले में नए तजर्बे करते रहते हैं। फ्रैंकी संकी दर्जा अव्वल है। वो कहता है कि कारों के सिलसिले में तरक्की ने दर हकीकत ड्राइविंग का लुत्फ़ ख़त्म करके रख दिया है। स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिक गियर्स खुद ब खुद लग जाते हैं, हर चीज़ खुद कार। इसका कहना है कि अमेरिकी कारें पहियों पर इस्तादा ड्राइविंग रूम बनकर रह गई हैं और कार चलाने वाले सुस्त गिद्ध बनकर रह गए हैं। इसलिए वो गाड़ियों में इनकलाबी तब्दीलियां लाना चाहता है ताकि ड्राइवर खालिस मर्द बन जाएं, गिद्ध ना रहें। उसका कहना है कि संकी अच्छे भी होते हैं और बेढंगे भी, विलियम्स ने कहा। उसने ये नहीं बताया कि वो अच्छा संकी है या बेढंगा, सार्जेंट वेंट ने पूछा। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर झांकते हुए कहा, सार्जेंट, हमने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक सारा काट कबाड़ उठा लिया है। बहुत 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 खूब, शुक्रिया, वेंड ने कहा। वाह, ऐसे लोग तो नेमत होते हैं। तुम खुशकिस्मत हो वेंड, सार्जेंट विलियम्स ने कहा। तुम्हारा आदमी ना सिर्फ फर्माबरदार और मुस्ताद है, बल्कि ज़िम्मेदार भी है। तुम्हारी हिदायत पर सिर्फ अमल ही नहीं करता, बल्कि हर 5 मिनट बाद रिपोर्ट भी पेश करता है, विलियम्स ने कहा। मैं ये बताने आया था कि पुरानी सीडान भी उल्टाई जा चुकी है, वेंड के मातहत ने जल्दी से कहा। लेकिन इसमें एक अजीब और हैरानकुन बात देखने में आई है। इसमें जीप का इंजन है, और इंजन भी ऐसा कि लगता है कि यहाँ पड़े हुए से ज़्यादा 2-3 दिन हुए होंगे। क्या? खुदा के लिए इसे ना उठा लेना, विलियम्स रो देने वाले लहजे में चिल्लाया। इस इंजन को संभाल कर रखो अहमक, मुझे मालूम है वो किसकी जीप का इंजन है। अब उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बात पूरी तरह उसकी समझ में आ चुकी थी। वो सार्जेंट वेंट की तरफ पलटा। सुनो वेंट, ये फ्रैंकी पिछले हफ्ते तुमसे फोर्क लिफ्ट मांगने तो नहीं आया था? हाँ, आया तो था, वेंट ने कहा। तो तुम्हारे ख्याल में ये फ्रैंकी की हरकत है? नहीं विलियम्स, ये नामुमकिन है। सोचो तो, मशीनों और आलात के बगैर ये काम कैसे किया जा सकता है? ये काम तो फैक्ट्रियों में ही किया जा सकता है, मलबे के ढेर से इंजन निकालना और नया इंजन लगाना, और वो भी मशीनों और औजारों की मदद के बगैर। कोई मजाक तो नहीं, वेंट बोला। अरे, तुम इस बेहुदा लड़के को जानते नहीं, वो संकी दर्जा अव्वल है, सार्जेंट विलियम्स ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। इसका मतलब है कि इस वक्त जनरल 4 सिलेंडर वाली चलने वाली जीप में 8 सिलेंडर वाले इंजन के ऊपर बैठा होगा। पता नहीं उस लड़के ने जीप के ज़र्फ को भी बढ़ाया या नहीं। अरे, 8 सिलेंडर का इंजन तो इस जीप को परवाज भी करा सकता है। मेरे खुदा, अब क्या होगा? जनरल की शख्सियत फ्रैंकी की तवक्का से पूरी नहीं उतर सकी थी। उसके जहन में एक शानदार शख्सियत का तस्वुर था। उसके तस्वुर में एक ऐसी शख्सियत का खाका था जिसके बराबर बैठने पर इतना रूप तारी होता कि स्टीयरिंग पर उसके हाथ लरजने तक लगते। इसलिए उसे जनरल को देखकर हैरत हुई। जनरल छोटे कद और घटे हुए बदन का एक आम सा आदमी था। उसके सर के बाल सफ़ेद थे, आंखों पर स्टील के फ्रेम का चश्मा था। खुश आमदीद लड़के, जनरल ने खुशगवार लहजे में कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और बारोब थी। जीप ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलती हुई चल रही थी। अब वो जनरल की जीप में मौजूद थे। वादी में जा बजा खाली शेल
और कारतूस पड़े थे। फौजी अफसर रंगरूटों की मदद से सड़कें बनवाने में मसरूफ़ थे। एक तरफ इन बड़े बड़े पत्थरों के ढेर थे जो पहाड़ों से काट काट कर अलग किए गए थे। एक फौजी ने जीप को पहचान कर सलूट किया। जनरल ने सर के इशारे से उसका जवाब दिया। पिछली सीट पर बैठे हुए कैप्टन ने अपने चेहरे के गिर्द मफलर अच्छी तरह लपेट लिया। अब इसकी आंखों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जेलिको, जनरल ने पिछली नशिस्त की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे याद दिलाना, सड़कें बनाने वाले दस्ते की कारकर्दगी के सिलसिले में कर्नल बायरन को मुबारकबाद देना है। अभी कुछ दिन पहले ही ये सड़क टूटी फूटी पगडंडी थी और अब अचानक ही वो परेशान नजर आने लगा। अरे, ये तो अब भी टूटी फूटी पगडंडी ही है। सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर जीप को धचके क्यों नहीं लग रहे? वो फ्रैंकी की तरफ मुड़ा। लड़के, रास्ता बहुत ख़राब है। तुम्हें ड्राइविंग में दुश्वारी तो नहीं होगी? मैंने और फ्रैंकी ने मिलकर जीप में कुछ तब्दीलियां की हैं सर, कैप्टन जेलिको ने मफलर के अंदर से कहा। आप जिस सीट पर बैठे हैं इसे दबेस कर दिया गया है, इसलिए धचकों का एहसास नहीं हो रहा। इसमें बेहिसाब स्पंज लगाया गया है, स्प्रिंग भी लगाए गए हैं, फ्रैंकी ने कहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, वरना यही सीट और बेहतर हो जाती। और ये नीचे फर्श पर क्या तब्दीली हुई है? जनरल ने पाँव उठाते हुए कहा। यह आर्मर प्लेट है जनाब, फ्रैंकी ने जवाब दिया। आर्मर प्लेट? जेलिको ने तकरीबन चिल्ला उठा। जी हाँ जनाब, मैंने सोचा कि जनरल साहब महाज के मुआयने के लिए जाते रहते हैं। कभी व्हील के नीचे बारूदी सुरंग आ गई तो क्या होगा? आर्मर प्लेट से ऐसे मौक़ों पर बड़ा फ़ायदा होगा, फ्रैंकी ने कहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे कार कबाड़ खाने में कोई पुरानी फालतू आर्मर प्लेट पड़ी होगी, कैप्टन जेलिको ने तंजिया लहजे में कहा। जी हाँ जनाब, एक और बात, इसकी वजह से वज़न भी बढ़ गया है, और वो भी कशिश शकल के मरकज़ के करीब। इसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा मतवाज़न हो गई है, ख़ास तौर पर मोड़ काटते वक्त पलटने का ख़तरा नहीं रहा, फ्रैंकी ने बेहद मासूमियत से वजाहत करते हुए कहा। भाई, तुम तो जीनियस मालूम होते हो, जनरल ने सताइशी लहजे में कहा और फिर कैप्टन की तरफ पलटा। जेलिको, तुम्हें आर्मर प्लेट का ख्याल क्यों नहीं आया था? फ्रैंकी ने उकुबनुमा आईने में कैप्टन जेलिको की एक झलक देखी और जान लिया कि इसने अपने लिए एक दुश्मनी पाल ली है। अब जीप बमुश्किल 5 मील फी घंटा की रफ्तार से रेंग रही थी। आगे एक फौजी कारवान था। बड़े बड़े ट्रकों में रिजर्व फौज के दस्ते महाजे जंग की तरफ लेकर जाए जा रहे थे। सायरन इस्तेमाल करो, कैप्टन ने कहा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी में डिवीजन कमांडर बैठा है, जिसका वक्त बहुत कीमती होता है, कैप्टन बोला। तुम फिक्र ना करो जेलिको, जनरल ने मुदाखलत की। मुझे इस लड़की की ड्राइविंग बहुत पसंद आई है, आहिस्ता और मोहतात। और जेलिको, कभी कभी बाहर का नज़ारा भी दिलो दिमाग के लिए बेहद सेहत बख्श होता है। मेरा मशवरा है कि तुम भी बाहर का नज़ारा करो, बशर्ते कि तुम इसे नज़ारा कह सको, कैप्टन बोला। बहुत बेहतर जनाब, जितनी कम रफ्तार होगी इतना ही मैं ठंडी हवा से बचा रहूँगा, जेलिको ने हल्का सा कहकहा लगाया। कानवॉय अब एक सीधे रास्ते पर चल रहा था। फ्रैंकी ने मौका पाते एक्सलेटर पर दबाव डाला और नहायत सफाई से ट्रकों को ओवरटेक कर लिया। वो कारवां के कमांडर की जीप को ओवरटेक कर रहा था कि जेलिको ने इस तरह की तरफ सर झुकाते हुए कहा, ड्राइवर, इंजन में कोई खराबी हो गई है क्या? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात महसूस नहीं हुई मुझे, फ्रैंकी बोला। मुझे इंजन के हाँफने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये मामूल की तरह आहिस्तगी से घू घू नहीं कर रहा, बल्कि इसकी आवाज़ ऐसी है, गड़ गड़ गड़। जनरल जिस तरह हंसा, फ्रैंकी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई जनरल इस तरह हंस सकता है। जनरल को हंसी जेलिको पर आई थी और वो हंसते हंसते अपनी सीट पर दौड़ा हो गया था। जेलिको, तुम्हें तो किसी सर्कस में होना चाहिए था, जनरल ने कुछ देर में अपनी हंसी पर काबू पाने के बाद बड़े बावकार लहजे में कहा। तुम में कॉमेडी की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, तुम पैदाइशी कॉमेडियन हो, जनरल ने कहा। सर, आवाज़ में कोई ना कोई गड़बड़ है, कैप्टन मफलर के अंदर मिनमिनाया। उसके चेहरे का जितना भी हिस्सा मफलर से बाहर था खिफ़त के मारे सुर्ख हो गया था। कुछ ही देर में वो कमांड पोस्ट तक पहुंच गए। कर्नल बायरन अपने खेमे से जनरल के इस्तकबाल के लिए निकला। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई बायरन, जनरल ने कहा। तुम्हें ये मेरा कैप्टन जेलिको तो याद होगा ना? इसने कैप्टन की तरफ हाथ से इशारा किया। मैंने इसका नया नाम रखा है, अब हम इसे घों घों नहीं कहेंगे, गुड़ गुड़ कहेंगे, कैप्टन गुड़ गुड़। वो दोनों खेमे में चले गए। देर तक फ्रैंकी और जेलिको को इनकी आवाज़ आती रही। तुम पर लानत हो ड्राइवर, कैप्टन जेलिको अचानक ही फट पड़ा। फ्रैंकी को आफियत इसी में नजर आई कि ज़मीन पर निगाहें जमाए खामोश खड़ा रहे। मुमकिन है दूसरों के नज़दीक ये मस्खरापन हो, मगर मैं गाड़ियों के मुतालिक थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं 8 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, झक नहीं मारी मैंने। बोनट उठाओ, इस गाड़ी का इंजन देखना है मैंने।
आई कमबख्ती, फ्रैंकी ने दिली दिल में सोचा और बोनट उठा दिया। जेलिको इस पर झुक गया। फ्रैंकी खड़ा सोचता रहा कि अब मुझे वापसी के लिए किसी फौजी गाड़ी से लिफ्ट लेना पड़ेगी, बल्कि हो सकता है अभी मैंने जिस कॉन्वॉय को ओवरटेक किया है मुझे भी इसमें शामिल करवा दिया जाए। अब मेरा अंजाम भी यही तो होना है। मैं यकीनन महाज़ जंग पर भेज दिया जाऊंगा। कैप्टन ने तंग जगह में तंगी से बंधे हुए निस्बतन खासे बड़े इंजन को देखकर हंकारा बढ़ा। इसने सिलेंडर की चूड़ी को हाथ से सहलाया। फ्रैंकी को फौरन ही एहसास हुआ और इसके साथ ही इसे गुस्सा भी आ गया। हालांकि उसे सुकून की सांस लेना चाहिए थी। गुस्सा इसे इस बात पर आया था कि कैप्टन को इंजन में कोई गैरमामूली बात दिखाई नहीं दी थी। मुझे यकीन है कि ये शख्स तो अपनी गाड़ी का ऑयल भी पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन से ही चेक कराता होगा, उसने नफरत से सोचा। सिर्फ देखने से कहाँ कुछ पता चलता है, कैप्टन ने मजीद एक हंकारा भरते हुए कहा। मैं इसे चलाकर देखूंगा। ये कहकर इसने बोनट गिरा दिया और स्टीयरिंग व्हील की तरफ बढ़ गया। फ्रैंकी के देवता कूच कर गए। लेकिन सर, उसने कुछ कहने की कोशिश की। वो जानता था कि अब वो जीप जेलिको के बस की नहीं रही। जेलिको ने फ्रैंकी को सख्त निगाहों से देखा। ड्राइवर, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगे। तुम्हारी हरकतें भी बिल्कुल अच्छी नहीं। तुमने बगैर किसी अथॉरिटी और इजाज़त के गाड़ी में तब्दीलियाँ की और इसे तबाह करके रख दिया। अब हमें यहाँ से 2nd बटालियन की तरफ जाना है, फिर इसके महाज की तरफ जाएंगे। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता तुमने क्या क्या तब्दीलियाँ की हों इस जीप में। अब खुदा ना ख्वास्ता ब्रेक फेल हो जाए, कोई और गड़बड़ हो जाए। मैं जनरल को तुम जैसे नाकाबिले एतबार आदमी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। मैं खुद चला कर देखूंगा कि गाड़ी ठीक है या नहीं, जेलिको ने कहा। हाँ, जेलिको इंजन स्टार्ट करते हुए चिल्लाया। तुमने क्लच जला दिया है। फ्रैंकी जानता था कि क्लच बिल्कुल ठीक ठाक है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि गाड़ी के व्हील वही पुराने थे, जबकि इसमें इंजन असल इंजन से 3 गुना ताकतवर था। लिहाजा व्हील भी 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से घूम रहे थे। इतनी रफ्तार के वो आदी नहीं थे। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, गाड़ी मामूल से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से उठी। कैप्टन भी अपने तौर पर दुरुस्त समझा कि सिर्फ क्लच ही की गड़बड़ से गाड़ी इस तरह उठ सकती है। रफ्तार इसके लिए गैर मुतवक्का थी। इसकी वजह से वो स्टीयरिंग पर काबू ना रख सका। गाड़ी पहले एक टीले से टकराई, फिर एक चट्टानी छज्जे की तरफ मुड़ गई। छज्जे से टकराकर वो इस जोर से उछली कि कैप्टन जेलिको दरवाजे से उछलकर बाहर जा गिरा। गाड़ी उछलती कूदती ग्राउंड की तरफ दौड़ी। इसके रास्ते में कर्नल का खेमा था, जहाँ जनरल कर्नल से गुफ्तगू में मसरूफ था। फ्रैंकी ने बड़ी मुश्किल से छलांग लगाई और ड्राइविंग सीट पर बैठकर थ्रॉटल खींचा। फिर गाड़ी को मुकर्ररा जगह पर लेकर आया। कैप्टन चिल्लाता हुआ आया और पिछली सीट पर बैठ गया। मेरी माँ हमेशा मुझे खतरात में पड़ने से मना करती थी, उसने हाँफते हुए कहा। लेकिन ड्राइवर, मेरा अभी ये ख्याल है कि गाड़ी में कोई गड़बड़ ज़रूर है। यह अलग बात है कि माँ की इस्तेदा के एहतराम में मैं इसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता, जेलिको ने कहा। कोरियन कारपोरल किम अपनी नई तैनाती पर बहुत खुश था। पूरी रात वो पहाड़ की चोटी पर बैठा दुश्मनों के असलहे की सप्लाई लाइन पर नज़र रखता था और हर लम्हे की रिपोर्ट डिवीज़न को देता रहता था। लेकिन अब तक वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका था। इस चक्कर में वो अब तक अच्छा खासा गोला बारूद ज़ाया कर चुका था। अब इसने फैसला किया था कि हदफ को पूरी तरह देखे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। इस वक्त वो ट्रांसिस्टर पर कमांडर तोपची किम से इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा था। वो दोनों ही किम थे, लेकिन नामों की इस मुमासलत का ये मतलब नहीं था कि वो सगे भाई हों या इनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से हो। इनके दरमियान तो दूर परे की रिश्तेदारी भी नहीं थी। दरअसल कोरियन फ़ौज से अगर तमाम किम निकाल लिए जाते तो बमुश्किल 50-60 आदमी बचते थे। हर 10 में से 9 आदमियों का नाम किम होता था। मुझे तुम पर फ़ख्र है कारपोरल, तोपची किम कह रहा था। मैं कैप्टन से तुम्हारी सिफारिश करूँगा। शुक्रिया कॉमरेड तोपची। एक अवामी फ़ौज में आदमी सिर्फ इसी तरह तरक्की कर सकता है। बस मसला यह है कि मुझे सड़क पूरी तरह नज़र नहीं आती। मैं गिरदो गुबार की मदद से नक्शा बयान करने पर मजबूर हूँ। अरे, वो एक शिकार आ रहा है। इसका लहजा हिजानी हो गया। मुझे दुरुस्त इत्तला फराहम करो। शिकार इस वक्त कहाँ पर है? तोपची ने जब पूछा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, कारपोरल किम बौखला गया। खुदा की पनाह, ये तो जनरल की जीप है, किम ने कहा। कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? कभी किसी जनरल को महाज़े जंग के इतना करीब देखा भी है पहले? खैर, इसकी परवाह ना करो, मुझे लोकेशन बताओ, मैं इसे निशाना बनाऊंगा, तोपची ने कहा। खुदा की कसम, ये जनरल की जीप है। बम्पर पर इसके अलामती निशान स्टार साफ नज़र आ रहे हैं। इसे निशाना बना लो तो यहाँ आकर खुद देख लेना। अपनी आंखों से मेरा अंदाज़ा है कि जीप की रफ्तार 25 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी।
20 सेकंड के बाद मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। हाँ, अब 3 राउंड चलाना, गिरे हुए दरख्त से आगे। ये लो 3 गोले। वाह सार्जेंट, उड़ा दिया। वाकई हमने उसे उड़ा दिया। एक गोला जीप के आगे, एक जीप के पीछे और एक जीप पर गिरा है। वाह, लेकिन नहीं, कारपोरल बुरी तरह गड़बड़ा गया। धुआं छट चुका था। जीप अब भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जनरल यकीनन हिट हुआ है। वो पिछली सीट पर था। वो दोनों हाथों से सर थामे हुए है। मेडिकल रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं कारपोरल, तोपची ने भुनकर कहा। मुझे उसकी ताज़ा तरीन पोजीशन बताओ, मैं फिर कोशिश करूँगा, तोपची ने कहा। कारपोरल ने ताज़ा तरीन पोजीशन बताते हुए 3 मजीद गोलों की फरमाइश की। फिर उसने नताइज नशर किए। अफसोस, ये तीनों गोले कुछ पीछे गिरे और अब जीप नज़रों से ओझल हो रही है। लेकिन नहीं, रुको, ठहरो, हमारी किस्मत अच्छी है, वो पलट कर आ रहे हैं। शायद उन्हें एहसास हुआ है कि आगे इन पर मजीद गोलाबारी होगी, किम ने कहा। अब तुमने तज्जिया करना शुरू कर दिया, तोपची भुनकर बोला। मुझे मालूमात फराहम करो, समझे, उनकी रफ्तार बताओ, तोपची बोला। मेरा ख्याल है कि वो रफ्तार की आखिरी हद पर हैं। जीप इससे ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल सकती। मुझे चीन के एक माहिर ड्राइवर ने बताया था कि कच्ची सड़क पर जीप 85 से ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकती, किम बोला। ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जीप इसी रफ्तार 85 किलोमीटर फी घंटा है। अब हम इन पर आखिरी दम तक फायरिंग करेंगे। जैसे ही वो किसी मार्क पॉइंट से गुजरे मुझे मुत्तला कर देना। पेदर पे कई धमाके हुए। फिर ट्रांजिस्टर पर कुछ देर खामोशी रही। फिर तोपची ने पूछा, क्या रहा कॉमरेड कारपोरल? तुम्हारा निशाना खता हो गया। गोले आगे गिरे या पीछे? पीछे, बहुत पीछे। मैंने 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार का ख्याल करते हुए फायर किए थे, तोपची ने कहा। अब वो वहाँ पहुँच गए जहाँ मैंने उन्हें पहली बार आते हुए देखा था। मेरा अंदाज़ा कि जीप की रफ्तार इस वक्त कम से कम 130 किलोमीटर फी घंटा है। मुझे यकीन है कारपोरल कि तुम्हें इस पोस्ट से वापस बुलाया जाएगा और तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की जाएगी, तोपची ने कहा। हम अब भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कॉमरेड तोपची। इस रफ्तार पर तो जीप का उलटना लाजमी है। वो इसी रफ्तार से मोड़ काट रहा है। रीजनल हेडक्वार्टर में डॉक्टर बेहोश कैप्टन जेलिको पर झोंका कह रहा था, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। डॉक्टर के 2 मावनीन स्ट्रेचर लेकर आए और जीप की उकबी नशिश पर ढेर जेलिको को स्ट्रेचर पर मुंतकिल करने में मसरूफ हो गए। मेरी समझ में इसकी बेहोशी नहीं आई, डॉक्टर ने फिर कहा। सर किसी चीज़ से टकराया है, चोट मामूली है, खून का एक कतरा तक नहीं निकला। वजह मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जनरल ने कहा। वो इस वक्त कर्नल के खेमे से बाहर निकला था। जीप ने जब वो मोड़ काटा तो वो बेहोश हो गया। इससे पहले ये पागलों की तरह चीख चीख कर ड्राइवर को धमकियां दे रहा था, रफ्तार कम करने के लिए चिल्ला रहा था। मेरा ख्याल है दुश्मन की गोलाबारी से ज़्यादा ये इस जीप से खौफजदा था। वो फ्रैंकी की तरफ मुड़ा, जो जीप की बॉडी में होने वाले सुराखों का मुआयना कर रहा था। लड़के, वो मोड़ काटते वक्त जीप की रफ्तार कितनी थी? जनाब, स्पीडोमीटर तो 70 से ज़्यादा रफ्तार दिखाने से कासिर है, फ्रैंकी ने माजत ख्वाना लहजे में कहा। इसलिए दुरुस्त रफ्तार बताना तो मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि हम कम से कम 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, फ्रैंकी ने बताया। जनरल सर, मेरा ख्याल है कि आप एक आधा जाम ले लें, कर्नल ने कहा। हाँ कर्नल, मैं इसकी ज़रूरत भी महसूस कर रहा हूँ। जनरल और कर्नल के खेमे में जाने के बाद कर्नल का अर्दली फ्रैंकी की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस वक्त जेलिको के सर पर पट्टी बांधी जा रही थी। तुम भी तो इस आसाब शिकन मरहले से गुजरे हो, एक जाम तो तुम भी पी लो, अर्दली ने फ्रैंकी से कहा। नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता। पूछने का शुक्रिया, फ्रैंकी ने कहा। मोटर पोल सेक्शन में सार्जेंट वेंडर सार्जेंट विलियम्स से कह रहा था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है जो कुछ तुमने सुना है महज अफवाह हो। फ्रैंकी ने जनरल की जीप तबाह कर दी। जनरल कालेडी इस वजह से हलाक हो गया। तुमने खुद ही बताया है कि ये खबर डिवीज़न के क्लर्क ने सुनाई है और ख़ासे मज़ाहिया लहजे में सुनाई है। ज़रूरी तो नहीं कि ये सच भी हो। मुझे एक और ज़रिए से भी मालूम हुआ है, विलियम्स रो देने वाले लहजे में बोला। जीप का बुरा हाल हो गया। कैप्टन जेलिको को जीप से स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया गया और जनरल गम गलत करने के लिए कर्नल के खेमे में बैठा जाम पर जाम लुढ़ा रहा था। इसके आसाब बुरी तरह हिले हुए थे। क्या ये काफ़ी नहीं, जबकि हमें मालूम है कि इस मलून फ्रैंकी ने जीप में V8 का इंजन फिट कर दिया था। ये तो सीधा सीधा 2 और 2 4। ओह ओह, सार्जेंट वेंडर के मुंह से बेसाख्ता निकला। जीप आ रही है। जीप? विलियम्स के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। देखो वेंडर, जो कुछ हुआ इसमें तुम भी शरीक थे, याद है? तुमने इसे फोर्कलिफ्ट दी थी। तुम्हें इससे पूछना चाहिए था कि इसे फोर्कलिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, विलियम्स ने कहा।
मेरी बात सुनो, बाहर निकलने की बजाय इसका यहीं पर इंतज़ार करो, इससे पहले कि वो तुम्हें कोर्ट मार्शल के लिए लेकर जाएं। इस मनहूस लड़के को तो शूट कर दो जिसकी वजह से इसके हाल को पहुंचे हो। विलियम दरवाजे के करीब हाथ लगाकर बैठ गया, लेकिन उछलकर फ्रैंकी को दबोचने की नौबत ना आई। जीप झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर रुकी। ये देखकर विलियम्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। जीप जनरल ड्राइव कर रहा था। इसके बराबर की सीट पर सता हुआ सफ़ेद चेहरा लिए कैप्टन जेलिको बैठा था। पिछली सीट पर कोट के कॉलर ऊपर उठाए फ्रैंकी बड़ी शान से अकड़ा बैठा था। ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई थी कि जनरल इसके लिए कार ड्राइव कर रहा था। सार्जेंट, जनरल ने विलियम्स से कहा, मैं हेडक्वार्टर्स जाते हुए यहाँ इसलिए आया हूँ। फ्रैंकी का कहना है कि जीप में डबल एग्जॉस्ट पाइप डालना बहुत सूदमंद रहेगा। गोया हमें डबल एग्जॉस्ट पाइप की ज़रूरत है, जनरल ने कहा। जी हाँ सर, क्यों नहीं, डबल एग्जॉस्ट पाइप ज़रूर मिल जाएगा। नहीं मिला तो हम खुद बना लेंगे, विलियम्स ने कहा। ठीक है सार्जेंट, फ्रैंकी बाद में जीप लेकर यहाँ पर आएगा। जीप में कुछ काम होना है, तुम फ्रैंकी के साथ ताउन करना। इसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो फराहम कर देना। ये कहकर जनरल ने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी बहुत तेज़ी से उठी और इसका रुख इसी तरफ हो गया जिधर से वो आई थी। लेकिन गेट की तरफ बढ़ती हुई जीप के पुरशोर आवाज़ के बावजूद सार्जेंट विलियम्स ने जनरल की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी। वो फ्रैंकी से कह रहा था, बेटे इतने नाखुश क्यों नज़र आ रहे हो? सोचो तो, आखिर हर सुबह इस जीप को मोटर पोल से हेडक्वार्टर और हर शाम हेडक्वार्टर से मोटर पोल तुम ही तो ड्राइव करके लाओगे। ये कुछ कम है? दरअसल बेटे, मुझे ये जीप इतनी अच्छी लगी है कि मेरा ड्राइविंग का दबा हुआ शौक उभर आया है। तुम्हें नहीं मालूम, मैं अपनी जवानी में संकी दर्जा दूम रहा हूँ। मैं इस जीप से दस्तबरदार नहीं हो सकता और मैं तुम जैसे एक्सपर्ट को भी नहीं छोड़ सकता। सार्जेंट दूर होती हुई जीप को घूरता रहा। उसने अपनी बोरियत से तबकर जो अमली मजाक किया था वो खुद उसके लिए मजाक बन गया था। फ्रैंकी ने तो जनरल को तस्खीर कर लिया था और वो खुद वहीं का वहीं था, ये मोटर पोल इंचार्ज। हालांकि इस ओहदे का इससे ज़्यादा मुस्तहिक फ्रैंकी था।